दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2023 में तमिल मूवी परमपुरुल। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा किसान किसी जगह पर खुदाई कर रहा है। तभी उस जमीन के अंदर से उस बूढ़े किसान को एक पुरानी मूर्ति मिलती है, तो वो उस मूर्ति को अपने घर लेके जाता है। आगे वो बूढ़ा किसान सरगुना पांडेन नाम के एक आर्ट गैलरी चलाने वाले आदमी से मिलता है। अब बात करें सरगुना पांडेन की, तो कहने को तो इसकी आर्ट गैलरी होती है, लेकिन इस आर्ट में वो पुरानी मूर्तियों की स्मगलिंग करते रहता है। तो आधी रात को सरगुना पांडेन और उसका साथी उस किसान के घर आकर उस मूर्ति को देखते हैं। उस मूर्ति को देखकर सरगुना पांडेन को अंदाजा लग जाता है कि ये मूर्ति बहुत कीमती हो सकती है, तो वो उस किसान को पैसे देने के बजाय उसे मार के उस मूर्ति को अपने साथ लेके जाता है। इसके कुछ महीने बाद सीन चेन्नई में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें इस मूवी के हीरो आदि को दिखाया जाता है, जो इस समय एक घर में चोरी कर रहा था, और वो भी सरगुना पांडेन के घर पे। जब वो वहाँ की चीजें चुरा रहा था, तब वो देखता है कि सरगुना पांडेन की फोटो पर हार चढ़ा हुआ है। इसका मतलब सरगुना पांडेन मर चुका है। इसके बाद हमें आदि का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें आदि की माँ और उसकी छोटी बहन को दिखाया जाता है। आदि की छोटी बहन को पेट की बहुत बड़ी बीमारी होती है। इन्फेक्शन की वजह से उसका इंटेस्टाइन 80% खराब हो चुका है, इसलिए उसे खाना ही नहीं खाया जा रहा था। अब इंटेस्टाइन को ट्रांसप्लांट करने के लिए 50 लाख रुपयों की जरूरत है, और इसी पैसों को जमा करने के लिए आदि चोरी करता रहता है। यहाँ आदि और उसके पापा के बीच कुछ खास नहीं बनती। जब आदि घर पे रहता है तो उसके पापा नहीं रहते, और जब उसके पापा घर पे रहते हैं तो आदि घर पे नहीं रहता। और आदि के पापा कौन है ये हमें अभी तक नहीं दिखाया गया। आगे हमें मैत्रियन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर होता है। वो छोटे से छोटे काम में भी रिश्वत लेता था, और अगर कोई उसके खिलाफ जाता तो वो उसे जानबूझकर किसी न किसी केस में फंसाकर उससे रिश्वत लेता था। इसी दौरान आदि यामिनी नाम की एक लड़की को फॉलो करते रहता है, जो कि एक आर्टिस्ट होती है। यामिनी इस चीज को ऑब्जर्व करती है कि आदि उसे फॉलो कर रहा है, और एक दिन उसे पूछ ही लेती है कि क्यों तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूं? तब आदि यामिनी को कहता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, एक्चुअली मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। लेकिन यामिनी इस ऑफर को ठुकरा देती है। आगे हमें कमिश्नर को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि शहर में पुरानी मूर्तियों की स्मगलिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है, और इसे रोकने के लिए कमिश्नर बद्री नाम के एक पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करता है। उसी दिन कुछ काम होने की वजह से मैत्रियन कमिश्नर के ऑफिस आया हुआ था। वहाँ उसकी मुलाकात कार्तियन नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है। वो कार्तियन से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? तो कार्तियन बताता है कि शहर में एंटिक पीसेस की स्मगलिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसीलिए कमिश्नर ने बद्री नाम के एक पुलिस ऑफिसर को ये केस दिया है। बद्री हमारे डिपार्टमेंट वाले पुलिस ऑफिसर्स पर भी भरोसा नहीं करता, उन्हीं के काम से मैं यहाँ पर आया हूँ। दरअसल बद्री को ये शक है कि स्मगलिंग में पुलिस वालों का भी हाथ है। क्या आपको पता है कि रिसेंटली सरगुना पांडेन नाम के एक स्मगलर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो मारा गया। सरगुना के पास काफी सारी एंटिक मूर्तियाँ थी, उसके अंदर काम करने वाले उस मूर्तियों को बेचकर करोड़पति बन गए, और पता नहीं और कितने एंटिक पीसेस है उसके पास। वो दोनों बात कर ही रहे थे, उसी समय एक बूढ़ा आदमी चोट खाने की वजह से वहाँ गिर जाता है, तो कार्तियन उसे उठाने के लिए जाता है। जब वो बूढ़ा आदमी उठ के वहाँ से जा ही रहा था, तब मैत्रियन उस बूढ़े आदमी को पूछता है कि आप शंकरलिंगम हो ना? तब वो बूढ़ा आदमी हाँ कह के वहाँ से चला जाता है। बाद में मैत्रियन कार्तिक को शंकरलिंगम के बारे में बताता है कि शंकरलिंगम एक जमीन के केस के लिए मेरे पास आए थे। दरअसल शंकरलिंगम की जमीन को किसी और ने अपनी जमीन बताकर बेच दिया था, तो उस टाइम मैंने शंकरलिंगम को कहा था कि ये डबल डॉक्यूमेंट का केस है, और अगर आपने कोर्ट में केस किया तो बहुत साल लग जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए सजेस्ट किया था। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और कोर्ट में केस कर दिया, और आज तक वो कोर्ट केस चल रहा है और वो अभी तक धक्के खा रहे हैं। उसी रात आदि फिर से एक घर पे चोरी करने जाता है। अंदर जाने के बाद वहाँ उसे एक पुलिस वाले की वर्दी दिखाई देती है, मतलब वो एक पुलिस वाले का घर था, और वो घर किसी और का नहीं मैत्रियन का ही होता है। और जब मैत्रियन अपने घर वापस आता है तो वो अपने घर का ताला टूटा हुआ देखता है, और वो आदि को वहाँ से भागते हुए भी देखता है। थोड़ी दूर भागने के बाद मैत्रियन उसे चालाकी से पकड़ ही लेता है। वो आदि को पुलिस स्टेशन लाके उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, जिसमें सरगुना पांडेन का कार्ड था। आदि मैत्रियन से कहता है कि मैं सरगुना पांडेन के पास एज अकाउंटेंट काम किया करता था, लेकिन सरगुना पांडेन के एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेरी जॉब चली गई, इसलिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मेरे बहन के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत है। अब मैत्रियन ने सरगुना पांडेन के बारे में पहले से कार्तिक से सुना था कि वो मूर्तियों की स्मगलिंग किया करता था, और आदि की बातें सुनने के बाद मैत्रियन एक प्लान करता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुमने इनकार कर दिया तो किसी न किसी केस में तुमको फंसाकर जेल भिजवा दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मुझे बताओ कि सरगुना पांडेन मरने के बाद उसके पास जो पुरानी मूर्तियाँ थी, वो मूर्तियाँ अब किन लोगों के पास है, ये तुम्हें पता करना होगा।
तब आदि कहता है कि सर मैं सिर्फ एक अकाउंटेंट था, मुझे ये सब कैसे पता होगा। लेकिन मैत्रेयन उसकी एक नहीं सुनता। तो आदि सरगुना पांडेयन के पास काम करने वाले और पहचान वाले लोगों को फोन करके मूर्ति के बारे में पूछने लगता है कि मैं बैंगलोर के एक आर्ट डीलर के पास काम करता हूँ, अगर आपके पास कोई पुरानी मूर्ति है तो मेरे पास एक डील है, बस मुझे थोड़ा कमीशन चाहिए। लेकिन कोई भी आदि की बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि एंटिक पीसेस किसी भी नए आदमी को बेचने में बहुत रिस्क होता है और इसलिए उसे कोई भी चांस नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर बाद बालू नाम का एक आदमी आदि को कॉल बैक करता है और कहता है कि उसके पास एक बहुत पुरानी मूर्ति है जिसे सरगुना पांडेयन ने एक किसान से चुराया था और फिलहाल मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और इसलिए मैं उस मूर्ति को बेचना चाहता हूँ। और इसी तरह से आदि को मिलने की जगह बताता है। तो दूसरे दिन आदि और मैत्रेयन बालू और उसके गैंग से जाके मिलते हैं। बालू उन दोनों को वो कीमती मूर्ति दिखाता है। दोनों पार्टी इस मूर्ति के बारे में डिस्कस कर ही रही थी, तभी बालू का एक आदमी मैत्रेयन के जेब में गन देख लेता है और बालू के गैंग को इन दोनों पे शक हो जाता है। और जब उनको पता चलता है कि मैत्रेयन पुलिस वाला है, तब बालू के गैंग मैत्रेयन को मार डालने का सोच लेती है। और वो जैसे ही मैत्रेयन को मारने जाते हैं तो यहाँ इनके बीच बहुत बड़ी फाइट होती है और इसी बीच बालू की गैंग उस मूर्ति को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है और वो कीमती मूर्ति आदि और मैत्रेयन को मिलती है। वो मूर्ति लेकर घर आते वक्त आदि मैत्रेयन से कहता है कि वैसे भी आपको अब मूर्ति मिल गई है तो आप मुझे छोड़ दो। तो मैत्रेयन उसे कहता है कि अब नहीं, पहले तुम इस मूर्ति के लिए एक डीलर ढूंढो, इसके बाद ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। लेकिन आदि मैत्रेयन से कहता है कि मुझे मेरी बहन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए 50 लाख का अरेंजमेंट करना है और मेरी फैमिली मेरे ऊपर ही डिपेंड है और वैसे भी एंटिक पीसेस की स्मगलिंग करना इतना आसान नहीं, इसके लिए अच्छे डीलर को पकड़ना होगा और इन मूर्तियों को बेचने के लिए टाइम भी बहुत लगता है और रिस्क भी बहुत है और अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये सुन के मैत्रेयन कहता है कि इस मूर्ति की डील होने के बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन आदि नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद मैत्रेयन वापस अपने घर आकर सोच में पड़ जाता है कि अगर इस डील में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आदि को इसमें फंसाने वाला था, लेकिन आदि ने तो मना ही कर दिया। वो ये सोच ही रहा था, तब मैत्रेयन के घर आदि आता है और कहता है कि सर मैंने बहुत सोचा और मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, वैसे भी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे 50% शेयर चाहिए। तो मैत्रेयन भी इसके लिए मान जाता है। तो दूसरे दिन जब मैत्रेयन और आदि मिलते हैं तो मैत्रेयन आदि से कहता है कि इस मूर्ति का रेट फिक्स करने के लिए हमें पहले ये मूर्ति कितने साल पुरानी है ये जानना होगा। मैं एक शख्स को जानता हूँ जो इस काम में मेरी मदद कर सकता है। और मैत्रेयन आदि को लेकर यामिनी के घर आता है। यहाँ आते ही आदि भी यामिनी को देखकर शॉक हो जाता है। दरअसल यामिनी मैत्रेयन की साली होती है जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती थी और मैत्रेयन की बीवी ने मैत्रेयन से डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था। मैत्रेयन यामिनी से कहता है कि किसी गाड़ी की चेकिंग के टाइम हमें ये मूर्ति मिली और अब हमें जानना है कि ये मूर्ति कितने साल पुरानी है ताकि हम इसे कोर्ट में सबमिट कर सके। तो यामिनी इस मूर्ति को देखकर कहते हैं कि ये मूर्ति 1000 साल पुरानी है। ये सुनने के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं। 1000 साल पुरानी यानी हमें इस मूर्ति के 50 से 60 करोड़ मिल जाएंगे। आदि मैत्रेयन से कहता है कि मैं वरुण राव नाम के एक आदमी को जानता हूँ जो कि ऐसे ही मूर्तियों की स्मगलिंग करता है, एक बार हम उससे डील करके देखते हैं। तो मैत्रेयन भी इसके लिए हाँ कह देता है। तो दूसरे दिन जब वरुण राव एक आर्ट गैलरी में होता है तो मैत्रेयन उसके पास जाकर मूर्ति के बारे में बताता है कि उसके पास एक 1000 साल पुरानी मूर्ति है, क्या तुम उस मूर्ति को खरीदोगे? पहले तो वरुण राव नाटक करता है कि वो ऐसे काम नहीं करता, उल्टा वो मैत्रेयन को पुलिस की धमकी देता है। लेकिन उस मूर्ति की फोटो देखने के बाद वरुण राव मैत्रेयन को एक अपार्टमेंट में मिलने के लिए बुलाता है। तो दूसरे दिन आदि और मैत्रेयन उस मूर्ति को लेकर वरुण राव के पास जाते हैं। तो वह वरुण राव का आदमी उस मूर्ति को टेस्ट करता है और उन्हें पता चलता है कि ये सच में एक पुरानी मूर्ति है। इसके बाद वरुण राव मूर्ति के पहले लाखों में बोली लगाता है, मतलब पहले 10 लाख बोलता है, फिर 50 लाख बोलता है और फाइनली 10 करोड़ बोलता है। लेकिन मैत्रेयन उनसे कहता है कि हमें इस मूर्ति के 20 करोड़ चाहिए, तभी हम डील करेंगे, नहीं तो हम किसी और पार्टी को बेच देंगे। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जब ये दोनों रास्ते से जा ही रहे थे तब बालू और उसकी गैंग इनका रास्ता रोक लेती है। बालू कहता है कि उस दिन तो तुम हमारी मूर्ति लेकर भाग गए और उस दिन तो तुम बच गए, लेकिन आज नहीं बचोगे। ऐसा कह के इन दोनों पे अटैक करता है। यहाँ पर इनके बीच बहुत बड़ी फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान वो मूर्ति रोड पर गिरती है और उसी वक्त रोड रोलर के नीचे आके टूट जाती है। अब ये देख के बालू कहता है कि मूर्ति तो टूट गई
और मेरे किसी काम की नहीं। ऐसा कह के बालू और उसकी गैंग वहाँ से चली जाती है। अब उसी वक्त वरुण राव आदि को कॉल करके कहता है कि मैं उस मूर्ति के 20 करोड़ तो नहीं लेकिन 12 करोड़ दे सकता हूँ। तो इस ऑफर को मैत्रेयन और आदि मान जाते हैं। अब मूर्ति तो टूट चुकी थी, लेकिन ये दोनों ये प्लान करते हैं कि वो इस मूर्ति की डुप्लीकेट मूर्ति बनाएंगे। दूसरी तरफ वरुण राव और उसके आदमी भी कुछ अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते। वरुण राव दूसरे लोगों से मूर्तियाँ खरीद कर पैसे देने के नाम पर पैसों के नीचे तलवार वगैरह रखकर उन लोगों को मारते रहता है। मतलब वो पैसे के बजाय लोगों को मारे डालता है। आगे आदि मैत्रेयन को डुप्लीकेट मूर्ति बनाने वाले आदमी से मिलाता है। तो वो आदमी डुप्लीकेट मूर्ति बनाने के लिए 25 लाख रुपए मांगता है। आदि उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस मूर्ति की डील होने के बाद उसे पैसे देगा, लेकिन वो आदमी एडवांस में ही पैसे मांगता है। मैत्रेयन को ये सब पसंद नहीं आता और वो दूसरे दिन उस टूटी हुई मूर्ति को लेकर यामिनी के पास आता है और कहता है कि कुछ दिनों बाद मुझे इस मूर्ति को कोर्ट में सबमिट करना है, लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से मेरे हाथों से ये मूर्ति टूट गई और इसकी वजह से मेरी जॉब भी जा सकती है। क्या तुम ऐसे ही डुप्लीकेट मूर्ति बना सकती हो? तो यामिनी इस काम को करने के लिए मैत्रेयन के सामने एक शर्त रखती है, मैं ये मूर्ति तभी बनाऊंगी जब आप मेरे बहन को डिवोर्स देंगे। तो मैत्रेयन इस बात के लिए मान जाता है। यामिनी मैत्रेयन से कहती है कि डुप्लीकेट मूर्ति बनाने के मटेरियल के लिए 2 लाख रुपयों का खर्चा होगा। तो मैत्रेयन आदि से कहता है कि अगर तुम्हें 50% शेयर चाहिए तो खर्चे में भी आधा आधा करना होगा। तुम थोड़े पैसे दो, मैं थोड़े पैसे दूंगा। तो आदि ने अपने बहन के इलाज के लिए जो पैसे जमा किए थे उन्हीं में से वो थोड़े पैसे अरेंज कर लेता है। इसके बाद मैत्रेयन वरुण राव को कॉल करके कहता है कि उसे एक केस की वजह से 10 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। तो 10 दिनों बाद ही हम इस मूर्ति की डील करेंगे। इधर वरुण राव और उसके आदमी सोचते हैं कि हम एक पुलिस वाले से डील कर रहे हैं, हमें संभल कर रहना पड़ेगा। इधर यामिनी उस मूर्ति को बनाने में बिजी हो जाती है और इसी दौरान आदि यामिनी को लाइक करने लगता है और फाइनली यामिनी 10 दिनों के बाद मूर्ति तैयार कर देती है। लेकिन ये मूर्ति बहुत ही नई नजर आ रही थी। मैत्रेयन यामिनी से कहता है कि ये क्या है, मैंने तुम्हें क्या बनाने के लिए बोला था और तुमने क्या बना दिया। ये पुरानी मूर्ति देखो और नई मूर्ति देखो, कितना फर्क है। तो यामिनी कहती है कि ये मूर्ति काफी सालों तक जमीन के अंदर थी और इसी वजह से काफी सारे मिनरल्स और केमिकल्स इसके ऊपर लगे हैं और इसी वजह से ये मूर्ति ऐसी नजर आ रही है। अब ये मूर्ति पुरानी जैसे दिखे, इसका प्रोसीजर मुझे नहीं आता। आपने मुझे मूर्ति बनाने के लिए कहा था और मैंने मूर्ति बना दी। ऐसा कह के उन दोनों को वो मूर्ति दे देती है। अब कोई ऑप्शन ना होने की वजह से आदि और मैत्रेयन दोबारा उस डुप्लीकेट मूर्ति बनाने वाले आदमी से मिलते हैं और उसे इस मूर्ति को पुराने जैसे बनाने के लिए कहते हैं, जिससे वो एक एंटिक पीस लगे। तो मैत्रेयन उसी रात उस आदमी को 5 लाख रुपए एडवांस भी दे देता है। बाद में वो आदमी उस मूर्ति के ऊपर काफी सारे केमिकल्स डाल के उसे एक एंटिक पीस बना देता है। थोड़े दिन बाद मैत्रेयन और आदि उस आदमी के पास जाकर वो मूर्ति लेते हैं और मैत्रेयन उसे बाकी के पैलेस पैसे देता ही नहीं। तो वापस आते वक्त आदि मैत्रेयन से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, हमें तो मूर्ति के पैसे मिलने ही वाले हैं। तो हम उसे उसके पैसे दे देते हैं। लेकिन मैत्रेयन आदि की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। साथ ही मैत्रेयन ने आदि के ऊपर भी नजर रखी थी। वो आदि का मोबाइल ट्रैक करते रहता है, यानी आदि को किस किस का कॉल आया और उसने किसको कॉल किया। आगे वो दोनों उस मूर्ति को लेकर वरुण राव के पास जाते हैं। तो वरुण राव उस मूर्ति को देखता है और कहता है कि हमारे बीच इतनी बड़ी डील हो रही है, तो मैं इस मूर्ति को एक एक्सपर्ट से चेक करवाना चाहता हूँ। तो वरुण राव वहाँ एक एक्सपर्ट को बुलाता है। तो वो एक्सपर्ट और कोई नहीं शंकरलिंगम होता है, जिसका लैंड डील केस मैत्रेयन के पास था। अब शंकरलिंगम को यहाँ देखकर मैत्रेयन शॉक हो जाता है। शंकरलिंगम उस मूर्ति को देखकर कहता है कि दिखने में तो ये बहुत पुरानी मूर्ति लग रही है, लेकिन इसे ऐसे ही टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसे लैब में टेस्ट करना पड़ेगा और टेस्ट करने के बाद मैं आपको इसकी रिपोर्ट देता हूँ। अब मैत्रेयन शंकरलिंगम की ये बात सुनकर डर जाता है, क्योंकि टेस्ट करने के बाद उसे सच पता चल जाएगा। तो वो शंकरलिंगम को ही मार डालने का प्लान करता है। लेकिन आदि कहता है कि अगर शंकरलिंगम नहीं तो वो दूसरे किसी से तो मूर्ति चेक करवा लेंगे, इससे अच्छा हम शंकरलिंगम से ही बात करेंगे और उसे ही थोड़ा शेयर देंगे, तो वो शायद हमारे हिसाब से रिपोर्ट भी बना देगा। तो इसके बाद मैत्रेयन और आदि वापस जाने लगते हैं और बीच रास्ते में ही मैत्रेयन आदि को उतार देता है और कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, तुम यही उतर जाओ। वहाँ से मैत्रेयन एक सुनसान जगह पर आता है। दरअसल मैत्रेयन ने उस डोरा को यानी डुप्लीकेट मूर्ति बनाने वाले आदमी को अपने कब्जे में कर लिया था। अब यहाँ बात यह है कि डोरा आदि का फ्रेंड होता है। अब मैत्रेयन इस केस में आदि को ना फंसाए, इसीलिए आदि ने पहले से ही इस मूर्ति के साथ मैत्रेयन की फोटो खींच ली थी और डोरा को सेंड की थी। और आदि का फोन ट्रैक करते वक्त मैत्रेयन को ये बात पता चलती है कि आगे जाकर आदि मुझे ब्लैकमेल कर सकता है, तो वो डोरा को बहुत टॉर्चर करता है। तो डोरा बाद में मैत्रेयन को सच बताता है और एक एनवेलप देता है। उस एनवेलप में मैत्रेयन की उस मूर्ति के साथ फोटोग्राफ्स थे। अगर मैत्रेयन ने आदि के साथ
धोखा किया तो ये एनवेलप कमिश्नर ऑफिस चला जाएगा, ऐसा लिखा रहता है। तो उसी रात आदि और मैत्रेयन शंकरलिंगम के पास जाते हैं। मतलब शंकरलिंगम ने उनको मूर्ति लेकर यहाँ आने कहा था। मैत्रेयन शंकरलिंगम को उसके नैन केस के बारे में पूछता है कि आपका केस कहाँ तक आया। तो शंकरलिंगम कहता है कि केस अभी तक चल रहा है और उस केस की वजह से मैंने बहुत सारा कर्जा ले रखा है, पता नहीं और कितने साल चलेगा ये केस। उसके बाद आदि और मैत्रेयन शंकरलिंगम को सच बात बताते हैं कि वो ओरिजिनल मूर्ति टूट गई है और ये एक नकली मूर्ति है, लेकिन आप वरुण राव को रिपोर्ट में असली मूर्ति हैक करके ये बताइए, इसके हम आपको पैसे देंगे। लेकिन शंकरलिंगम ऐसा करने से मना कर देता है और साथ ही वो मैत्रेयन को अपने प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि वो प्रॉपर्टी मैंने बहुत ही मेहनत से ली थी, लेकिन पता नहीं मेरे प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस आदमी के पास कैसे चले गए, ऐसा कैसे हुआ करके पूछने लगता है। तो मैत्रेयन गुस्से में आकर शंकरलिंगम को सच बताता है, जब आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर मेरे पास आए थे तब मैंने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस आदमी को दिए थे। उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ऐसा किया था। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर अब आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको 50 लाख रुपए देंगे। तो बहुत सोचने के बाद फाइनली शंकरलिंगम कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे पूरे 1,50,00,000 रुपए चाहिए, तो ही मैं वरुण राव को इस मूर्ति की झूठी रिपोर्ट बना कर दूंगा। आप दोनों सुबह तक मुझे पैसे रेडी करके बता देना। तो अब मैत्रेयन और आदि इतने पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे इस सोच में पड़ते हैं। तो मैत्रेयन आदि से कहता है कि तुमने अपने बहन के इलाज के लिए जो पैसे जमा किए हैं वो मुझे लाके दो, मैं बाकी के पैसे अरेंज करता हूँ। तो मैत्रेयन अपने घर जाता है जहाँ उसने अभी तक रिश्वत लेके जो पैसे इकट्ठा किए थे वो एक जगह से निकालता है, लेकिन अब दोनों के पैसे मिलाकर भी इन दोनों के पास 1,05,00,000 रुपए थे। तो वो ये पैसे लेकर शंकरलिंगम के पास जाते हैं, लेकिन शंकरलिंगम इतने पैसे में मानता नहीं, लेकिन आदि के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो उस मूर्ति की झूठी रिपोर्ट देने के लिए मान जाता है। दूसरे दिन आदि और मैत्रेयन उस मूर्ति को लेकर वरुण राव के अपार्टमेंट पर जाते हैं। तो शंकरलिंगम वरुण राव को फोन करके बताता है कि ये मूर्ति असली है और मार्केट में इसकी बहुत कीमत है। ये सुन के वरुण राव मैत्रेयन से कहता है कि मेरे आदमी पैसे लेके आ रहे हैं, आप वेट कीजिए। इसी समय आदि की बहन हॉस्पिटल से आदि को फोन करके कहती है कि उसकी हालत बहुत खराब है और वो तुरंत ही वहाँ आ जाए। यहाँ वरुण राव के आदमी पैसे गिन रहे थे। वरुण राव इस बार पुलिस वालों से डील कर रहा था, इसलिए वो भी इस बार अपना बिजनेस सही से कर रहा था। तो अपने बहन की बात सुन के आदि मैत्रेयन को कहता है कि उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, मैं बाद में आपसे पैसे कलेक्ट कर लूंगा। जब आदि वहाँ से निकल के हॉस्पिटल जा ही रहा था तभी वो वहाँ कुछ पुलिस वालों को देखता है, साथ ही वो वहाँ पुलिस की गाड़ी भी देखता है। तो वो वापस उस अपार्टमेंट में आता है और तुरंत ही मैत्रेयन को कॉल करके कहता है कि मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। उसी वक्त पुलिस वाले उस फ्लैट का दरवाजा खटखटाते हैं। वरुण राव को भी पता चलता है कि दरवाजे पे पुलिस है। वो सब तुरंत ही पूरा पैसा एक बैग में भर के नीचे फेंक देते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स जला देते हैं। तब तक बाहर खड़े पुलिस भी दरवाजे को खोल के अंदर आती है। अब मैत्रेयन खुद पकड़े जाने की वजह से पुलिस वालों को यानी पत्री की टीम को बताता है कि मैं इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए आया था, मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर मूर्ति की डील हो रही है। ऐसा कह के उल्टा बोलने लगता है। अब पुलिस वाले उस फ्लैट की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहाँ वो पैसों भरा बैग और कुछ पेपर्स मिलते हैं। तो पुलिस वाले ये सब कब्जे में लेके वरुण राव और उसके लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। अब बाहर आकर मैत्रेयन अपने एरिया में रेड मारने के लिए बद्री को थैंक यू कहता है और अपने घर जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त बद्री उसे कहता है तुम्हारे घर के पास ही हमें एक जगह की इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ कुछ इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, तो तुम हमारे साथ चलो। दरअसल बद्री को ये पता चल गया था कि इन सब में मैत्रेयन का ही हाथ है। जाते वक्त मैत्रेयन आदि को देखता है। अब ये देखने के बाद आदि बहुत ही निराश होकर हॉस्पिटल में आके बैठता है। तो वहाँ उसे बेंच के नीचे से पैसों भरे बैग मिलती है। अब यहाँ इस मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है कि ये पैसे यहाँ कैसे पहुँचे। दरअसल कुछ महीनों पहले आदि के घर के पास उसके फैमिली फ्रेंड्स ये डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोगों ने इलीगल तरीके से मूर्तियाँ सेल की है, तो उन लोगों को उन मूर्तियों की नॉलेज होने वाले आदमी की जरूरत है जो उन्हें उस मूर्ति की वैल्यूएशन बताए। तो आदि ये सारी बातें सुन लेता है। तो आदि उस फैमिली फ्रेंड को कहता है कि मैं भी एक ऐसी पुरानी मूर्ति चुरा के लाता हूँ, तुम मुझे उसे बेचने में मदद करो। और वो सरगुना पांडन के घर जाकर मूर्ति चुरा के लाता है। उसी समय वहाँ से मैत्रेयन गुजरते रहता है। तो वो कौन है ऐसा उस फैमिली फ्रेंड को पूछने पर वो बताता है कि तुम्हारे घर में जो इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है वो इसी आदमी की वजह से है। तो आदि एक प्लान बनाता है। तो वो उस फैमिली फ्रेंड को कहता है कि तुम बस मेरे पापा को इसके लिए राजी करो। अब आदि का ये प्लान होता है कि वो पहले मैत्रेयन के घर जाके जानबूझकर पकड़ा जाता है और खुद के जेब में सरगुना पांडन के आर्ट गैलरी में काम करता है ऐसा प्रूफ रखता है। दरअसल कार्तियन आदि का फ्रेंड ही होता है जिसने मैत्रेयन को सरगुना पांडन के स्मगलिंग बिजनेस के बारे में बताया था। अब वो सरगुना पांडन के घर से चुराई हुई मूर्ति की डोना के हेल्प से एक डुप्लीकेट मूर्ति बनवाता है और वो डुप्लीकेट मूर्ति
मूर्ति बालू को देखकर उसे भी इस प्लान में शामिल करता है। इसीलिए उसने मैत्रेयन के सामने वापस कॉल बैक किया था और उस दिन हाथापाई में जानबूझकर वो मूर्ति वहाँ छोड़ के जाता है। अब आदि पहले जो यामिनी को फॉलो कर रहा था वो इसीलिए था कि वो उसे इस प्लान में शामिल कर सके, तो यामिनी भी इस प्लान में शामिल थी। अब मैत्रेयन उसका जीजा है, इसकी वजह से वो उसकी हरकतें जानती थी और वो उनको डुप्लीकेट मूर्ति की एक और डुप्लीकेट मूर्ति बना कर देती है। अब इस मूवी का बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है, शंकरलिंगम जिसे मैत्रेयन ने लैंड केस में फंसाया था वो और कोई नहीं बल्कि आदि के पिताजी होते हैं, जिनको मैत्रेयन ने झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए 1,05,00,000 रुपए दिए थे। मतलब आदि ने मैत्रेयन से उसके सारे पैसे हड़प लिए और इसका मतलब ये है कि सारे पैसे घूम फिर कर आदि के पास ही आते हैं और प्रेजेंट में हॉस्पिटल में जो पैसे हैं वो उसके पिता शंकरलिंगम ने ही रखे हैं। और साथ ही वरुण राव के घर डील होते वक्त आदि ने ही इंस्पेक्टर बद्री को इस डील की इंफॉर्मेशन दी थी, जिससे वो सब पकड़े गए। तब आदि इन पैसों में से थोड़े पैसे हॉस्पिटल में देता है, थोड़े पैसे बालू और उसके गैंग को देता है और फाइनली यामिनी को भी थोड़े पैसे देके उसके साथ एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्रपोजल रखता है, तो यामिनी भी इसके लिए मान जाती है। तो इस तरह से आदि उसके प्लान से अपनी फैमिली को बचाता है और वो ओरिजिनल मूर्ति गवर्नमेंट के हवाले करके अपने पापा का प्यार जीत लेता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।